नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। इसमें पिछले कुछ समय से भारी तेजी बनी हुई है और आज ये स्टॉक 8% तक ऊपर क्लोज हुआ है। तो आज इसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्टॉक लेने के लायक है, खरीदने के लायक है या नहीं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये कैसा स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास का है। अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करें तो वो है 96.5 रुपीज, जो कि आज दिखा है 7.76% ऊपर। अगर बात करें इसके 1 मंथ रिटर्न्स के बारे में तो 2.98% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके 1 ईयर टाइम होराइजन के बारे में तो हमें 48.68% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि 80% के नेगेटिव रिटर्न्स है, यानी कि स्टॉक बहुत ही ज्यादा पिट चुका है, बहुत ही नीचे आ चुका है। अब बात करते हैं इसके की मैट्रिक्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं पीई रेशियो है 1.05, वो भी -1.05। तो आप देख सकते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी है, इसकी वजह से इसका पीई रेशियो भी हमें माइनस में दिखाई दे रहा है, जबकि सेक्टर का पीई 41.53 है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 0.5 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 2.48। डिविडेंड डील काफी समय से इसने डिविडेंड नहीं दिया है और सेक्टर का डिविडेंड है 1.07। अब देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रेवेन्यू है 2016 में 2.72 लाख करोड़ थी, जो कि 2019 में बढ़कर 3.05 लाख करोड़ हो गई। अगर रेवेन्यू को हम देखें तो कुछ ज्यादा बड़ी ग्रोथ देखने को हम नहीं कह सकते, थोड़ी खासी ग्रोथ हमें रेवेन्यू में देखने को मिली है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2016 में 0.11 लाख करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि वो 2019 में 0.28 लाख करोड़ का लॉस बन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू भले ही थोड़ी थोड़ी करके ऊपर जा रही है, लेकिन प्रॉफिट्स तो बिल्कुल ही नीचे आ रहे हैं और प्रॉफिट्स तो खत्म हो गए हैं और लॉस बनना शुरू हो गए। तो अब देखते हैं इसके अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या कह रहे हैं। देख सकते हैं इसकी रेवेन्यू की ग्रोथ रेट रही है 5.49% के, जबकि इंडस्ट्री के एवरेज का ग्रोथ है 7.27%। मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर कम हुआ है, 65.64 से 60.38% हो गया है। अगर पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों से स्थिति बहुत ही गंभीर रही है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात करें तो स्थिति थोड़ी सुधरती हुई दिखाई दे रही थी। नेट इनकम में 20% के आसपास जंप देखने को मिला था, लेकिन वो स्थिति तुरंत ही पलट गई है और जो फाइनेंशियल ईयर 19 था उसमें आप देख सकते हैं कि नेट इनकम 420% नीचे गया है। तो अब यहां से तो हमें पता चल रहा है कि हर एक बेसिस पे, चाहे वो एबिटा रेशियो हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो, नेट इनकम हो या ईपीएस हो, स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। हालांकि रेवेन्यू में थोड़ी खासी जंप देखने को मिली है, लेकिन नेट इनकम काफी ज्यादा नीचे जा चुका है। अब देखते हैं बैलेंस शीट पे कितना डेप्थ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के बारे में बात करेंगे, कितना डेप्ट है कंपनी पे। नॉन करंट लायबिलिटीज में हम देखते हैं टोटल लॉन्ग टर्म डेट है 70,000 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से डेट बढ़ता ही जा रहा है। 50,000 करोड़ था कुछ सालों पहले, लेकिन उसके बाद 60,000 करोड़ हो गया, फिर 61,200 करोड़ के आसपास हो गया और अब तो 71,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है कंपनी पे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। हमने देखा कि मार्केट कैप हमें दिखाई दे रहा है 30,000 करोड़ का, जबकि लॉन्ग टर्म डेप्ट है 71,000 करोड़ के आसपास। तो आप देख सकते हैं काफी डेप्ट बर्डन कंपनी बन चुकी है और काफी स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें कैसा है, कितनी होल्डिंग से प्रमोटर्स की, क्या उसमें से कोई भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग दिखाई देती है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 42.39%, जिसमें से 1.67% प्लेज्ड है। अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में बात करें तो 6.14% का होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने लिया है, डीआईआईज ने 13.42%, एफआईआईज ने 16.83% और अदर पार्टीज यानी कि हमारे जैसे लोगों ने 27.35%। तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है कि काफी ज्यादा डेप्थ है कंपनी पे, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है और रेवेन्यू में भी कोई अच्छा खासा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। ऊपर से ऑटो में बहुत ही ज्यादा नीचे स्लो डाउन चल रहा है, ऑटो सेक्टर वैसे ही काफी पिटा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती जा रही है और ऊपर से ऑटो सेल्स कम होते जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें तो इसमें इन्वेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए, यही मेरी राय रहेगी। अब देखते हैं कि चार्ट पर हमें कैसी मूवमेंट दिखाई दे रही है।
देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं और चार्ट्स पर तो हमें तेजी दिखाई दे रही है। 65 रुपीस के आसपास इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छा खासा अप मूव दिखा रहा है। इसने हमने पहले के हाई को भी तोड़ दिया और उसके आज ऊपर ये निकल चुका है। अब देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास इसने हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी गिरावट का सामना स्टॉक को करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद स्टॉक आज ऊपर निकल गया है। 95 रुपीस के ऊपर ये ऑलरेडी निकल चुका है और 50 डेज के ईएमए के भी ऊपर है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो आरएसआई का नंबर हमें 67 दिखाई दे रहा है, यानी कि आरएसआई में अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब देखते हैं मनी फ्लो इंडेक्स हमें क्या बताना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर है वो है 72.49। यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, काफी ऊपर पहुंच चुका है मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर। अब देखते हैं एमएससीडी में कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं एमएससीडी ने कब का हमें बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है कि यहाँ पर तेजी दिखाई दे सकती है, और स्टॉक ने उसके बाद कभी भी बियरिश क्रॉसओवर नहीं दिया है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के भी ऊपर क्लोज हुआ है। अगर पहले की सिचुएशन देखें तो पहले भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसके बाद थोड़ी गिरावट का सामना स्टॉक को करना पड़ा था, इसलिए हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी सी गिरावट बनी रहे। अब देखते हैं कि इसका पिवट लेवल हमें क्या बताना चाहता है। तो आप देख सकते हैं कि पिवट लेवल की जो रेड लाइन दिखाई दे रही है 93 के आसपास, वो इसका पिवट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर भी स्टॉक निकल चुका है। अब बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्यों हमें पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्यों इससे बेहतर स्टॉक अवेलेबल है। हमने फंडामेंटल एनालिसिस तो किया ही, जहां पर हमने देखा कि कंपनी की हालत बुरी दिखाई दे रही है। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाऊंगा जिसमें एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये 2014 के आसपास, 2015 के आसपास ये 600 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था। फिर उसमें गिरावट आई, ये 300 रुपये का हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से रिवर्सल देखने को मिला और वापस ये 600 के लेवल को अचीव कर पाया था, लेकिन उसके बाद गिरावट बनी हुई है और आज ये 100 रुपये के भी अंदर आपको अवेलेबल है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यह स्टॉक पता ही होगा, मारुति सुजुकी मार्केट लीडर है पैसेंजर व्हीकल में। वो एक समय पर 10,000 रुपीज़ का हुआ करता था और इतनी ज़्यादा क्रैश में भी उसने जो अपना लो बनाया वो था 4,000 रुपीज़ के आसपास। तो वो अपने ऑल टाइम लो से सिर्फ 60% नीचे था, जबकि टाटा मोटर्स अपने ऑल टाइम लो से 83% नीचे। और अगर बात करें इसके 2020 यानी कि इस ईयर के स्टार्टिंग में अगर आपने ये स्टॉक लिया होता तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसा था ये स्टॉक ईयर के स्टार्टिंग में। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने ईयर के स्टार्टिंग में यानी कि 1 जनवरी को भी ये स्टॉक लिया होता तो ये आपको 200 रुपये का मिलता, और वहां से भी ये 50% ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी वीक फंडामेंटल्स हो चुकी हैं कंपनी की, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गिरावट ये ऑलरेडी दिखा चुका है। 600 रुपीज़ से ये ऑलरेडी 100 रुपीज़ के नीचे आ चुका था, इसलिए मेरा मानना है कि इसमें अवॉइड करना चाहिए। फंडामेंटल्स वीक नहीं होते तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करता कि अच्छे प्राइस पर मिल रहा है इसलिए इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप मानते हैं कि इसमें थोड़ी सी अपमूव देखने को मिली है 65 से 96 यानी कि 100 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है, तो मैं आपको ये सिचुएशन भी बताना चाहूँगा। जब ये 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा था उसके बाद 200 तक पहुँच चुका था, लोगों को लगा था इसमें अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिलेगी, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद सिचुएशन कैसी है, फिर से स्टॉक नीचे आ चुका है। देख सकते ऐसी सिचुएशन बहुत बार बनी हुई थी जब रिवर्सल 300 से 600 का मिला था, वो भी सस्टेनेबल नहीं हुआ था और स्टॉक वापस नीचे आ गया था। ऐसी सिचुएशन बनती रहती है, इसलिए मेरा मानना है उससे ज़्यादा हमें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरी राय यही रहेगी कि इससे फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो अवॉइड कीजिए। अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अभी ज़्यादा खोने को कुछ बचा नहीं है, इसलिए आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एवरेजिंग करने की राय मैं नहीं दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।